नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूसीसी को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का एक बड़ा विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान यूसीसी मान ही नहीं सकते हैं। उनका कहना है कि हम तो मुसलमानों से पूछते हैं कि यूसीसी को मानोगे या कुरान, ये तय करो। कि साथ ही ये भी कहा गया कि कुरान की हिदायत से कोई समझौता नहीं हो सकता। नुकसान क्या मुसलमान मान ही नहीं सकता इन चीज़ को। जो बाकी मुसलमान है वो तो कुरान को मानेगा, वो यूसीसी को थोड़ी मानेगा। हम तो कुरान को मानेंगे। हम तो साफ इस बात को कह रहे हैं, हम मुसलमानों से ही पूछ रहे हैं कि कुरान को मानोगे या यूसीसी को मानोगे, तय कर लो। भी तो इसका मसौदा आएगा तो बात की जाएगी, कहाँ कहाँ नुकसान है और कहाँ कहाँ कुछ बेहतर हुआ है, मसौदा आने के बाद। लेकिन कुरान की हिदायत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जैसे एनआरसी का विरोध हुआ था, क्या उस तरह का विरोध होने के चांस है? जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि तूफान आ जाएगा यूसीसी लागू, किस तरह का लगता है आपको? जाहिर सी बात है, देखिए, जब ईमान के ऊपर आंच आती है इंसान के, जब आस्थाओं पे चोट होती है, तो ज्वार भाटा तो आते ही है, फिर तो सुनामी आती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बेचैनी बहुत ज़्यादा है देश के अंदर इस समय। सरकारों का काम है लोगों को प्यार से मिला के रखना, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत पैदा करना, एक दूसरे के लिए काम आने का जज्बा पैदा करना। विदिशा में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक नचेरन थाना क्षेत्र के गांव दुपहिया का यह मामला है, जहां पर देर शाम को धीरेन्द्र गोस्वामी नाम के इस व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। उनका विदिशा मेडिकल कॉलेज में आज पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजन गांव को लेकर समाजजन और कांग्रेस नेताओं के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मृतक के शव को मेन रोड पर रखकर चक्काजाम कर दिया गया। बताया गया है कि 1.5 महीने पहले 25 मई को मृतक धीरेन्द्र की बेटी ने उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी और इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे युवती ने गांव के ही 5 लोगों के नाम लिखे थे, जो कि सुसाइड नोट पुलिस के पास भी मौजूद है, लेकिन अब तक उस सुसाइड नोट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो बाहर आ गया। धीरेन्द्र और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार धमकियां दी जा रही थी। इसी से प्रताड़ित होकर धीरेन्द्र ने यह कदम उठाया है। साफ तौर पर इसमें पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर परिजन तुरंत ही एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं इस समय विदिशा शहर के हॉस्पिटल रोड पर खड़ा हूँ और एक यहाँ पर ग्राम दुपहिया से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और लगभग उनके परिजनों को 1 घंटे से ऊपर हो गया आज यहाँ पर डेड बॉडी रखे हुए। लेकिन आप देख सकते हैं इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ये एफआईआर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से पीड़ित परिवार बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं इस समय अप्रैल का 15 मई का मामला है। 15 मई को उसने जो रक्षा गोस्वामी उसके साथ वो लड़के ने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ करने के सुदीप धाकड़, उसने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ करने के बाद में इसके मम्मी पापा ने उसके माँ बाप को बोला कि भैया लड़के को समझाना, मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। इनने क्या करा, वो सुबह तो इसके पिताजी चले गए और वो आके घर पे आके इनको मारा, दोनों भाई को, उसकी मम्मी को। और ये जाके वहाँ नटरन रिपोर्ट लिखवाई ना, तो उसके ऊपर कायमी कर दी, उसको गिरफ्तार नहीं करा। फिर आ गया वो वापस छूट के, लड़की के साथ उसने फिर गाली गुप्ता करी और उसको जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में उसको जेल भेज दिया 1 महीने के लिए। 25 दिन में उसकी जमानत हो गई और 25 दिन उसके पिताजी को धमकाया। पिताजी को धमकाने के बाद में तो अभी 2 दिन आज कल उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया। उसके पिताजी सुसाइड नोट देख गए। तो उनमें किन किन लोगों का नाम लिखा है सुसाइड नोट? उसमें भगवान सिंह धाकड़ है। हरियाणा की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि गृह मंत्री अनिल विज मानहानि मामले में उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है। उन पर इस तरह के कई मामले चल रहे हैं और अगर सर्वोच्च न्यायालय भी राहत नहीं देता है तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग कानून नहीं बनाए जा सकते। यूसीसी भी अच्छी चीज है। चल रहा है और गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कोई रिलीफ नहीं दिया है, जो
उनके ऊपर सेक्शन 499 और 500 का यानी मानहानि का मुकदमा चल रहा है और जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। नहीं, वो भी जैसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कई और भी केस चल रहे हैं इसी प्रकार के। ही इज हैबिचुअल ऑफेंडर, कि बार बार उसी प्रकार का अपराध करना, ये उनकी सोच में शामिल है। कई केस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो शायद इसीलिए अब वो दूसरे कामों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे ट्रक चलाना उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, मोटर मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए शायद वो उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो राजनीति नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ? जिस प्रकार से वो बार अलग अलग कामों पर जा रहे हैं, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस में पीएम मोदी के आगमन की तारीफ की और उन्होंने कहा है कि गीता प्रेस अपनी 100 वर्ष की शानदार यात्रा लेकर आगे बढ़ा है। इस 100 वर्षों की शानदार यात्रा में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री आज तक गीता प्रेस में नहीं आया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को जागृत करने का काम करती है। 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के योगदान को सम्मानित करने के लिए गीता प्रेस में आज सब एकत्रित हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया है। दिया गया है, गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गीता प्रेस पहुंचकर गीता प्रेस की जमकर तारीफ की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो कि सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है और इसके नाम और काम में भी गीता है। जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण भी हैं। करोड़ों साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। और भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार और असफलता पर बात की। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। साथ ही रमन सिंह ने यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी। एरियर सही और खास तौर से छत्तीसगढ़ सरकार की जहां असफलता है, जहां करप्शन है, जहां पे विकास अवरुद्ध हो चुका है, आज पूरे के पूरे 30 मिनट के भाषण में उन्होंने उस बात को चिन्हांकित किया और अपील किया जनता से कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इनको तो डीए के बारे में एरियर सहित अनाउंस करना चाहिए। इतने लंबे समय के बाद डीए दे रहे हैं तो उसका एरियर्स भी साथ में देना चाहिए। 2023 की क्या स्थिति रहेगी? अब लगभग कितनी सीटें यदि बात करें तो 23 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और 24 में 11 लोकसभा सीट जीते और खास और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आए, उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ को कुछ मिलेगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। 2006 और 2007 में यूपीए सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्यों का लोकार्पण करके वो गए हैं, जो कि अमित शाह झूठ बोलकर गए थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है। वही झूठ बोलकर पीएम मोदी भी गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई और इसी कारण से इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, सब जानते हैं। और ऐसे केस में आज तक के सर्वाधिक सजा दी गई, ये भी आप सब लोगों ने देखा है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी ना झुकेंगे न रुकेंगे। मोदी जी आए, 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए हैं। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक दाना धान की खरीदी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रदेश मीडिया प्रभारी और हापुड़ के जिलाध्यक्ष और युवा कमांड के जिलाध्यक्ष अनिल त्यागी ने संयुक्त रूप से कहा है कि हापुड़ नामचीन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिल त्यागी का कहना है कि जब हापुड़ में नामचीन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की बसों में बच्चों की सीटों के हिसाब से दुगना तादाद में बच्चों को बैठाकर वहां से ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्कूल बस के अंदर ठूस कर यहाँ पर बच्चे भरे हुए हैं। तादाद से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा इस बस में बच्चे हैं और ये किसी बड़े हादसे को दावा दे रहा है। देखिए, हापुड़ जनपद में जो ये प्राइवेट स्कूल हैं और जो नामचीन स्कूल हैं प्राइवेट, उनमें जो बहुत बुरी हालत है। उनमें जो बसें जो हैं, जो कन्वेंस के लिए आती हैं, उनमें बच्चों को जो है मतलब दोगुनी तादाद में बैठाया जाता है। तो ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के जिंदगी से, उसे हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम अगर शीघ्र से शीघ्र, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शीघ्र अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल जो हापुड़ की जिलाधिकारी है, उनसे मिलके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें एक चिट्ठी लिखेगा और उसमें जो है चिट्ठी में ये भी लिखा जाएगा कि उन स्कूलों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ऐसे नामचीन स्कूलों में बच्चों की ये हालत है, तो जो छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल में हैं, जिनमें छोटी छोटी बसें हैं, तो उन
खबर अब मिर्जापुर से है, जहां इन दिनों बारिश का कहर जारी है और नगर के सारे विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है इस पहली बारिश ने। जगह जगह पर नालियां पूरी तरीके से जाम पड़ी हैं और नालों से पानी निकासी हो नहीं रही है। शास्त्री ब्रिज के पास भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां पर नटवा चौराहे पर रेलवे ब्रिज के नीचे पानी का जल जमाव बुरी तरह से यहां पर देखने को मिला है। साथ ही साथ इस जल जमाव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। छोटे वाहन खास करके जल के ऊपर से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और जैसे कि तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जल भराव के कारण गाड़ियां भी यहाँ पर जाने में असक्षम हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं जो कि पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं और बहुत मुश्किल से यातायात यहाँ पर हो पा रहा है। और ऐसे में मिर्जापुर की तस्वीर तमाम सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। पानी निकल नहीं रहा, बात हो नहीं रहा है। कब से खड़े हो यहाँ पे? 2 घंटे से। 2 घंटे से। तो ये क्या कितनी गाड़ियाँ लगी यहाँ पर आगे पीछे? यहाँ से कम से कम तो बहुत गाड़ी है, 2 गाड़ी है। आप लोग जा नहीं पा रहे हो? कोई नहीं जाता। ये अक्सर ऐसी स्थिति बनी रहती है। ये पुल के नीचे पानी भरा पड़ा है, कोई प्रशासन या कोई दिक्कत बहुत होती है आने जाने में, जा नहीं पाते, अभी खड़े हैं, तो बताइए क्या करें। ये मुख्य मार्ग है? मुख्य मार्ग है ये, शीतला माता चौकी, विंध्याचल, यही सब, बताइए क्या करें। दूसरे शहरों में जाने के लिए भी जोड़ता है ये? हाँ, बनारस रीवा, उधर इलाहाबाद, रीवा, हर जगह जाइए आप। यही हाल रहेगा तो कैसे आदमी आ जा पाएगा। तो देखिए 2 चक्के वाले को देखिए, गाड़ी वगैरह सब बंद हो जा रही है, कैसे क्या होगा। ये पुल के नीचे पानी भरा पड़ा है, कोई प्रशासन या बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। देखा गया है कि दनकौर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार पुलिस जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही डीएम और एसएसपी समेत सीओ और कोतवाली प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया गया और सिकंदराबाद के दनकौर तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो वहीं मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद से अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन कांग्रेस के सामने है। इस बीच कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता भी की है, जहां पर सिंघवी ने कहा है कि राहुल गांधी सत्य की राह पर चल रहे हैं, वो निडर यात्री हैं और वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है और हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और इस अहंकारी सत्ता की जो है अंत में इसको जवाब मिलेगा, जिस तरीके से कृत्य किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बीजेपी भी लगातार हमलावर है। इससे पहले आप सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा। दोस्तों, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जो जजमेंट अभी 10 मिनट पहले हमें मिला, जो 67 दिन बाद मिला, उसमें 2-3 स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो आप भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पैरा 43 और 1-2 और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। और उसके बाद वाले पैरा 45 में यह भी कहा गया है कि यह वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। कानून में मॉरल टर्पिट्यूड परिभाषित वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी लिया जाए, वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णित न करे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षण होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 67 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीजें कहना चाहता हूं शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूंगा कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस
गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूं वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूं कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ नेता रविशंकर ने हाल ही में इस केस को लेकर जब फैसला आया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया है। मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई, आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है, और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। राजनीतिक टिप्पणियों को तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं। और सबसे तो उसका रोचक पक्ष ये हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। ये आपने लाइव देखा होगा टीवी पर, और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में यही भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं, वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया, और बाद में भारत की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी आलोचना की,
और जब कंटेम्प्ट शुरू हुआ तो माफी मांगा। संघ से तो लगता है राहुल गांधी इतना नफरत करते हैं कि गांधी के हत्यारे रहे हैं, उसके खिलाफ डिफेमेशन चल रहा है। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।